जो लेक्चर है इसमें हम लोग कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए जरूरी होता है। इसके पहले तुम लोगों को जो है कुछ कंसेप्ट्स बताए गए, ट्रिपल प्रोडक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सारी चीजें तुमको बताया गया है। अब इसके बाद जो है कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स में, कैलकुलस तुम लोग पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड 12 से 11 से, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही होता है कैलकुलस। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के बारे में हमने ऐसा बताया था पिछले लेक्चर में, इट इज सेट ऑफ 3 नंबर्स जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम वन एक्सिस टू अनदर। ये एक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये भी है कि वो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और एक ये डेफिनेशन भी है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और कुछ लॉज को फॉलो करता है। तो जब हम कैलकुलस कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर का डिफरेंशिएशन, अब जब हम किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx निकालते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि y जो है एक ऐसा क्वांटिटी है जो फंक्शन है x का, माने y x के साथ चेंज हो रहा है। अगर x में छोटा सा चेंज होता है तो वो y में कोरिस्पॉन्डिंग चेंज कितना होगा, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो, जिसके लिए हम लोग dy बाई dx करते हैं। और ये चेंजेस जो है बहुत स्मॉल होते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो dy बाई dx किसी एक ग्राफ पर, प्लॉट पर उसका टेंजेंट देता है, स्लोप देता है हम, और ये जो है इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं फिजिक्स में। तो बेसिकली जब हम किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर जो है ये अपना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम स्केलर वेरिएबल। ये स्केलर वेरिएबल जो है हम लोग जनरली टाइम को लेते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब है यू आर फाइंडिंग द चेंज इन द वेक्टर in terms of its magnitude and direction with respect to time. तो ये जो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी एक स्केलर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उस वेक्टर का चेंज देखते हैं, तो बेसिकली हमको रिजल्ट में जो है एक वेक्टर मिलता है which is the differentiation, which is the derivative of that vector. ये जो रिजल्टेंट, ये जो नया रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे, ये जो नया वेक्टर मिला आफ्टर डिफरेंशिएशन, फिजिकली यहाँ पे चीजों को हमको फिजिक्स वाइज समझना है। फिजिकली दिस इज ए क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर व्हिच शोज कि कोई एक गिवन वेक्टर जो पहले था वो टाइम के साथ वो अगर चेंज हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन ए वेक्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे वेलोसिटी मिलता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर जो है r, वो अगर स्मॉल टाइम डेल t में डेल r उसमें चेंज होता है तो ये जो चेंज है डेल r बाई डेल t, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ये हमको बताता है कि जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, वो टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर। तो ये जो नया वेक्टर तुमको मिलता है दिस इज द टाइम डेरिवेटिव, और ये टाइम डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, बहुत सिंपल चीजें हैं, बट दे मीन ए लॉट। जैसे सर्कुलर मोशन की बात करें, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा कि आपने डेफिनेशन लिखा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो नहीं हो रहा है। सोचना इस पे, यू शुड थिंक ऑन दिस। यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा, तो जो तुमको टाइम डेरिवेटिव मिलता है दिस इज द न्यू वेक्टर व्हिच शोज कि एक ओरिजिनल वेक्टर टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है। क्या देता है ये फिजिकल क्वांटिटी?
सो दिस इज गिविंग यू वेलोसिटी। हम लोग जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे क्वांटिटीज आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फील्ड, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। So these quantities that are obtained from differentiation of vector, they are physically very important. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो सबसे सिंपल जो है एग्जांपल्स है। इसी को यदि हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, कंपोनेंट फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको वेलोसिटी मिलता है और उसके कंपोनेंट्स मिलते हैं अलोंग द थ्री एक्सिस। अलोंग द थ्री एक्सिस हमको उसके कंपोनेंट्स मिलते हैं। उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव लेंगे या वेलोसिटी का ही फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमको क्या देगा, वो हमको देगा एक्सीलरेशन। एंड दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारे जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे पोजीशन वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव हो, दैट इज द एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में, फिजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं तो जो फोर्स होता है दैट इज मास टाइम्स एक्सीलरेशन। और यहाँ पे हमको जो है ये कंपोनेंट्स मिल रहे हैं कि जो वेक्टर हमको डिफरेंशिएशन के बाद मिला उसका एक्स वाई जेड पे प्रोजेक्शन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, दैट वी आर ऑब्जर्विंग। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स है दे आर वेरी फेमिलियर एग्जांपल्स, दे आर एग्जांपल्स दैट यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग इसके, ये जो है बेसिक है डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि सम और प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, सम है दो वेक्टर्स का, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे है दो वेक्टर्स है, उनका सम पहले लिया गया है। दिस वन इज द सम। आर जो है एक वेक्टर है जो दो वेक्टर के समेशन से होता है। तो यहाँ पे हम इसको अगर डेरिवेटिव निकालना चाहे टाइम के साथ, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इट इज द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंडिविजुअल, दोनों को हम। और यहाँ पे एक लिमिट लेते हैं डेल टी टेंडिंग टू जीरो, मींस वी आर कंसीडरिंग दिस चेंजेस इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जो कि बेसिक डेफिनेशन होता है डेरिवेटिव का। इनफाइनाइट सेमियली स्मॉल, इनफाइनाइट सेमियली मतलब जो सबसे छोटा क्वांटिटी है उससे भी छोटा, समथिंग व्हिच इज इमेजिनेट। नाउ वी हैव टू सी दिस स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट अगर है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है हमारा ये कह रहा है आर इज इक्वल टू ए डॉट बी है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर आर में कोई चेंज होता है डेल आर, ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी में चेंजेस हो रहे हैं। तो वेक्टर ए प्लस डेल ए हो गया, बी प्लस डेल बी हो गया, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। राइट हैंड साइड में जो है हमने इस ब्रैकेट को तोड़ा, ए डॉट बी, ए डॉट डेल बी, बी डॉट डेल ए, डेल ए डेल बी। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत सिंपल है, तुम लोग बेसिक स्टूडेंट्स है या 12th के स्टूडेंट्स है, दे कैन डू इट वेरी वेल। लेकिन इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट, इसमें कंसेप्चुअल कुछ चीजें। तो अगर हम ओवरऑल चेंज को देखें, आर जो है हमारा ए डॉट बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर को यदि हम ए डॉट बी लिखे, स्केलर क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट बी हो जाएगा आर की जगह, इधर ए डॉट बी है तो ए डॉट बी खत्म हो गया। अब ये जो टर्म तुम्हारे सामने दिख रहा है राइट हैंड साइड में, दिस वन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है मिक्स टर्म को दिखा रहा है, मींस जो डॉट प्रोडक्ट है ये फिजिकली क्या बता रहा है कि डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर है उसमें जो चेंज हो रहा है आर में, इट इज ए मिक्स टर्म जिसमें वेक्टर
ए के साथ वेक्टर बी में चेंज और वेक्टर बी के साथ वेक्टर ए में चेंज हो रहा है। सो फिजिकली ये बता रहा है कि द चेंज इन द डॉट प्रोडक्ट इज द, इसको मिक्स्ड टर्म कहते हैं। ये मैट्रिक्स में और आगे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो दिस चेंज इन द रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट is due to the changes that are occurring in the component vectors माने a and b। del a del b, क्योंकि चेंजेस हम बहुत स्मॉल ले रहे हैं तो ये नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो del a del b है, दिस इज सिमिलर टू समथिंग योर इंटरफेरेंस टर्म, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसको हमने नेग्लेक्ट किया है, तो ये जो टर्म है दिस इज सिमिलर टू समथिंग द इंटरफेरेंस टर्म। ये जो डेल क्वांटिटी है दिस इज शोइंग यू द चेंजेस। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसको अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे d अपॉन dt लिखे, इट इज सिंपली द वेक्टर। जो डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट का करते हैं, पहले a को कांस्टेंट लेते हैं, b को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर b को कांस्टेंट लेते हैं, a को डिफरेंशिएट करते हैं, इट इज सेम थिंग। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉज क्या होते हैं, कई सारे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एंड दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। राधा, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। रिजल्टेंट क्वांटिटी इज द वेक्टर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैथमेटिक्स वाइज जो है हम वही काम करेंगे जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया। आर ए क्रॉस बी है, आर में अगर कोई चेंज होता है तो ए और बी में चेंजेस हो रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट की जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस डेल बी, डेल क्रॉस डेल ए क्रॉस बी एंड डेल ए क्रॉस डेल बी। तो ये जो डेल ए डेल बी वाला टर्म है बहुत छोटा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये वेक्टर देता है, सो दिस ऑर्डरिंग मस्ट बी मेंटेन। ऑर्डरिंग चेंज करोगे तो क्या होगा, ऑर्डरिंग चेंज करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई दो ऑपोजिट डायरेक्शंस को दिखाते हैं। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग गलती नहीं होनी चाहिए। ऑर्डरिंग गलती हुआ तो तुम्हारा जो है रिजल्ट गलत आएगा। मैग्नीट्यूड ठीक आएगा, लेकिन जो क्वांटिटीज का जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट्स की बात करें, जो पिछले लेक्चर में हमने तुमसे डिस्कस किया था, यहां पर भी उसी तरह के रूल्स यूज होते हैं डिफरेंशिएशन के। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसको। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, बेसिकली डी अपॉन डी टी ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमने बताया था, ये जो है स्केलर क्वांटिटी देता है, डॉट प्रोडक्ट है। तो पहले ए को डिफरेंशिएट करते हैं, बी क्रॉस सी को छोड़ देते हैं, फिर ए को कांस्टेंट रख के बी क्रॉस सी को करते हैं। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन रूल हम यूज करेंगे। ए डॉट पहले बी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बी डॉट ए डॉट, फिर बी को कांस्टेंट रख के सी को डिफरेंशिएट करेंगे। एंड क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमको यहाँ पे जो एक स्केलर क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव मिलेगा। ये कंसेप्ट सिंपल लग रहे होंगे, सिंपल है ही, बहुत सिंपल है, लेकिन इनका जो फिजिक्स वाइज मीनिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम इसके आगे और जो क्वांटिटीज पढ़ोगे, gradient and line integrals and Stokes theorem and surface and volume integrals, then you change the coordinate system, they are very important. तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग यही काम करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, यहाँ पर भी ऑर्डरिंग बहुत ध्यान से रखना है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। जो ब्रैकेट्स हैं
दे मस्ट बी टेकन केयर ऑफ वेरी सीरियसली। तो पहले हम ए को डिफरेंशिएट करते हैं, बी क्रॉस सी को छोड़ते हैं, उसके बाद जो उसी ऊपर वाला प्रोसेस इसमें करते हैं। बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द ऑर्डरिंग, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट चाहे वो ट्रिपल हो चाहे ट्रिपल नहीं हो, इट गिव्स यू डायरेक्शन, सो बी वेरी केयरफुल। अब हम लोग जो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा फिजिक्स में आता है उसकी बात करते हैं। और वो जो कंसेप्ट है वो है जो हमारा ग्रेविटेशन में भी आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी आता है, तुम लोगों ने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कंसेप्ट ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और आगे बढ़ते हैं तो फील्ड थ्योरीज होते हैं हमारे पास। बेसिकली ये फील्ड क्या है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा, लेकिन लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम लोग पूछते हैं किसी पार्ट 1 के बच्चे से, जब हम लोग वाइवा लेते हैं, ग्रेविटेशन का कोई एक्सपेरिमेंट है, कंपाउंड पेंडुलम या समथिंग रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो वो लड़का बताता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक ऐसा स्पेस है जहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट दिखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो किसी चार्ज के आसपास एक ऐसा जगह है जहां पर चार्ज का असर दिखता है। ये डेफिनेशन हमने कई बार सुना है। ये आंसर, दिस आंसर इज नॉट नाइदर साइंटिफिक, दिस आंसर इज नाइदर अप्रोप्रिएट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? फील्ड अगर हम लिटरली देखें, डिक्शनरी देखें, अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो हमने कई बार कहा है कि सबसे पहले उसका नाम मतलब डिक्शनरी में देख लो। अगर हम डिक्शनरी को देखते हैं तो डिक्शनरी बताता है फील्ड मतलब होता है सम एरिया, खेत। ये जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि किसी एक चार्ज के पास या किसी एक पॉइंट के पास एक ऐसा एरिया जहां पे उसका इफेक्ट दिखता है। अब ये एरिया तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? ना तुमको चार्ज दिख रहा है, अब तुम्हारे सामने एक मास रखा हुआ है, एम मास रखा हुआ है, तो उसका जो है मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड उसका होगा। उसके सामने कोई और एक मास रखेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, लेकिन उस फोर्स का एक रेंज है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। चार्ज भी कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो कहां तक उसका, अगर हम स्पेस देखें, उसका इफेक्ट कहां तक रहेगा? उसका इफेक्ट कहा जाए तो इन्फिनिटी तक रहेगा। आर हम बढ़ाते जाएंगे, फोर्स घटता जाएगा, जीरो होगा कहीं इन्फिनिटी पे जाके। डिनोमिनेटर में तुम 1/r², आर इन्फिनिटी रखोगे तभी जीरो आएगा फोर्स। अब ये इन्फिनिटी कहाँ है थोड़ा ही पता है तुम्हें। तो हम लोग जो फील्ड है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहां पे एक्शन एट ए डिस्टेंस, दो चार्जेस हैं आर दूरी पर रखे हुए, या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या तो रिपेल कर रहे हैं, वो फोर्स है। और ये फोर्स लगा रहे हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ये नहीं कि एक चार्ज जाके दूसरे को धक्का मार रहा है या उसको हाथ पकड़ के खींच के ले आ रहा है। तो ये जो एक्शन एट ए डिस्टेंस है, इट इज प्रोपगेटेड बाय फील्ड, ये फील्ड से प्रोपगेट होता है। तो फील्ड जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं, फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट क्वांटिटी। ये यूनिट क्वांटिटी चार्ज और मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड। Gmm/r², m से भाग लगा दो, Gm/r², and that is the acceleration due to gravity. Q1 Q2 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/r²। एक चार्ज अगर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैंने Q1 यदि या Q2 यदि 1 है, तो 1/4 pi epsilon naught Q/r² इज द फील्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्वांटिटी, चार्ज मास कुछ भी हो सकता, दैट इज फील्ड।
अब ये जो फील्ड है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन स्टडिंग दिस एक्शन एट डिस्टेंस फोर्सेस। ग्रेविटी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड हो, ये फील्ड क्या है? बेसिकली इट इज ए फोर्स पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट मास लग रहा है फोर्स। ठीक, हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड पर फोर्स पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए पोटेंशियल। अभी हम लोग आएंगे उस पर, ध्यान देना। F इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वो चेंज हो रहा है एक्स के साथ, dv अपॉन डी एक्स या डेल वी अपॉन डेल एक्स, एंड दिस चेंज इज क्रिएटिंग ए फोर्स फील्ड। तो जब हम फील्ड को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं फॉर आवर पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वी डिफाइन दैट फॉर ए क्वांटिटी जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वैरी कर रहा है। इस क्वांटिटी को हम कैसे दिखाते हैं? इट इज शोन बाय ए पॉइंट व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस, where the quantity is represented as a continuous function of a point which is changing with space। और इस तरह के फंक्शन को हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और जिस रीजन में ये फिजिकल क्वांटिटी है, दैट रीजन इज कॉल्ड द फील्ड। एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है P1 और इससे कुछ दूर हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है P2। ये वाला यहाँ पे P1 के पास जो कोऑर्डिनेट, हम लोग सिंपल एक्स एक्सिस की बात करें, x1 है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2। P1 और P2 वो पॉइंट से जहां पे हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x1 टू x2, P1 फिजिकल क्वांटिटी x1 पे था, वही क्वांटिटी P2 हो गया x2 पे जाके, स्पेस के साथ चेंज हुआ। x1 टू x2 जो रीजन है दैट इज द फील्ड, दैट इज द एरिया। जिस एरिया की तुम लोग बात करते हो, दिस इज द एरिया। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इट डज नॉट चेंज एब्रप्टली। ये बहुत एब्रप्टली, ये नहीं कि P1 से P1 पे कुछ था और P2 पे एकदम अचानक से कुछ हो जाएगा। इट इज नॉट सो, धीरे धीरे चेंज होगा। इसीलिए हम लोग dv अपॉन dx लिखते हैं फोर्स। इसीलिए जो है हम लोग dv अपॉन dx लिखते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फील्ड, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसको समझने के लिए में जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम करते हैं, दैट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यही हमको समझना है। और ये फील्ड जो है ये दो प्रकार के होते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। यही डायग्राम जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये जो x1 टू x2 रीजन है दैट इज द फील्ड, और यहाँ पे जो P1 P2 है दे आर द 2 पॉइंट्स, पॉइंट फंक्शन, जो हमने अभी तुमको बताया। अब ये जो हमारा फील्ड होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्केलर फील्ड, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एंड अनदर इज द वेक्टर फील्ड। इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे।
स्केलर फील्ड क्या होता है? व्हाट इज ए स्केलर? स्केलर नाम से ही पता चल रहा है इसका डायरेक्शन नहीं। तो ये जो है एक कंटिन्यूअस स्केलर फंक्शन होता है फाई, एक जो कि एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड के लिए फाई की जो वैल्यू होगी दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट फंक्शन इसीलिए बोला जा रहा है। एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स का सेट होगा, इट इज डिफाइनिंग ए पॉइंट। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज एब्रप्टली, बहुत तेजी से चेंज नहीं होता, तभी हम डीवी अपॉन डीएक्स कर पाएंगे। और ये जो है इसके एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डेंसिटी, कोई भी नॉन जिसमें भी डायरेक्शन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज ए स्केलर फील्ड, ये स्पेस पे डिपेंड करता है। 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. R is specifying a particular point in the space. अब R1 से R2 में जाने पे ये अब्रप्टली नहीं चेंज होगा, इट विल चेंज ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे चेंज, इट विल चेंज वेरी स्लोली। अगर बहुत तेजी से चेंज होता है हम इसको नहीं डिफाइन कर पाएंगे, हमारा डेफिनेशन काम नहीं कर पाएगा। इस तरह के जो स्केलर फील्ड्स होते हैं उसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग लेवल सरफेस बोलते हैं। लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल मतलब होता है जो एक माने लेवलिंग माने बैलेंस, एक तरह से। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? लेवलिंग जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं? बेसिकली लेवलिंग जैसे एक्सपेरिमेंट में तुम लोग वो स्पिरिट लेवल से करते हो कि पूरा हॉरिजॉन्टल हो, तो लेवल सरफेस ये वो सरफेस होता है जहां पर इस स्केलर क्वांटिटी फाई एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो सभी पॉइंट्स पे सेम है। माने एक्स वाई जेड के कुछ सेट्स हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इन सभी पर अगर हम फाई निकालें वो सेम आएगा। एग्जांपल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 12th लेवल से। आइसोथर्मल सरफेसेस थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। इक्वी डेंसिटी सरफेस और इक्वी पोटेंशियल लिक्विड के लिए है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। इन सभी पॉइंट्स पर फाई की स्केलर पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज सेम, सो इट इज ए इक्वी पोटेंशियल और लेवल सरफेस। अब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो एक दूसरे को काट नहीं सकते, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को नहीं काट सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। क्यों नहीं काट सकते? अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के फाई के दोनों वैल्यूज जो है वो होने चाहिए, एंड दैट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन। स्केलर पोटेंशियल किसी एक पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए एक यूनिक होता है, इसीलिए साई एक्स वाई जेड को जो है हम लोग सिंगल वैल्यूड कहते हैं, एंड इट इज ए यूनिफॉर्म फंक्शन, इट इज ए यूनिफॉर्म क्वांटिटी। Equipotential surfaces are very important in electrodynamic theory, electromagnetic theory. आइसोथर्मल सरफेसेस हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में। तो इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अबाउट द वेक्टर फील्ड्स एंड द फर्दर कैलकुलस ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। लाइन इंटीग्रल क्या बताता है, सरफेस इंटीग्रल क्या बताता है, वॉल्यूम इंटीग्रल, और इन सब से जो है रिलेटेड है। दे ऑल डिस्क्राइब, दे आर ऑल useful significant quantities in explaining the physics of electromagnetic theory. इस सब का एप्लीकेशन है जब हम पोटेंशियल निकालते हैं, जब हम फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सिचुएशन। इसके वेक्टर फील्ड्स जो है इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।